नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ओनली आइस में। आज के वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, साइट्स से रिलेटेड दिया हुआ है। साइट्स जो है ये कन्वेंशन, इसको तो जो भी इन्वायरमेंट पढ़ता है वो सभी लोग इसको पढ़ते हैं। साइट्स का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। स्टेटमेंट 1 हमें जो दिया है, ये इसमें दिया है कि ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है और जिसका टारगेट है एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स का प्रोटेक्शन करना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस ट्रीटी के थ्रू जो प्लांट है, पौधे हैं और एनिमल जीव जंतु हैं, उनके संरक्षण, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम किया जाता है। अब इस ट्रीटी का अगर नाम फुल फॉर्म पढ़ेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। इसी से ये क्लियर होता है कि एनिमल्स भी कवर्ड है और प्लांट्स भी कवर्ड है। सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि इस ट्रीटी को हम जो है वो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ये यहाँ पे याद रख लेना है कि साइट्स को जो है वो वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। कई बार आता है कि कन्वेंशन से रिलेटेड पूछ लेता है, जैसे कि 2020 के अंदर ही जो प्रीलिम्स हुआ उसी में था एल्मा एटा डिक्लेरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, इस टाइप से। तीसरा स्टेटमेंट जो हमें दिया है कि साइट्स इज लीगली नॉन बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, मतलब जो भी पार्टीज़ हैं जिन्होंने साइट्स की जो ट्रीटी है जिसको रेटिफाई किया है उनके ऊपर ये नॉन बाइंडिंग है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। साइट्स की जो ट्रीटी है वो लीगली बाइंडिंग है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को एक्सीड किया, इस ट्रीटी के पे हस्ताक्षर किए हैं, तो अब उन पे ये बाइंडिंग है। उन्हें अपने जो देश हैं, अपने डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक जो टेरिटरी है उसके अंदर उन्हें लॉ बनाने होंगे जिससे कि एनिमल और प्लांट का जो है प्रोटेक्शन हो सके। ऐसा नहीं होगा कि किसी कंट्री ने साइट्स को जो है वो साइन कर लिया है, रेटिफाई कर लिया है और उनकी कंट्री में जो है वो लॉज है ही नहीं एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि हमारा इंडिया है, तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो इस तरीके से तो साइट्स जो है वो एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है और जो भी डोमेस्टिक कंट्रीज़ हैं उनको अपने यहाँ पे नेशनल लॉज बनाने होंगे, ठीक है। बट साइट्स जो है वो एक फ्रेमवर्क देता है, एक स्केलेटन देता है, एक गाइडेंस देता है कि हम किस तरीके से अपने जो डोमेस्टिक कंट्रीज़ है वहाँ पे लॉ बना सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है और स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप PDF में वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये गेहूं से रिलेटेड है। वीट प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है उससे रिलेटेड है। वीट, जैसे कि सभी को पता है कि वीट जो है वो रबी की फसल है, रबी क्रॉप है। इसको अक्टूबर नवंबर में जो है वो लगाया जाता है और हार्वेस्टिंग इसकी फरवरी मार्च जनवरी से स्टार्ट हो जाती है। जनवरी फरवरी मार्च चलती रहती है इसकी 2-3 महीने। स्टेटमेंट हमें 2 दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि रिसेंटली, अभी हाल ही में, मध्य प्रदेश में जो वीट का जो प्रोडक्शन है, जो गेहूं का जो उत्पादन है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। इसका बोलना है कि मध्य प्रदेश में वीट का जो प्रोडक्शन होता है, जो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पंजाब में जो पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है या पर एकड़ जो प्रोडक्शन होता है वो मध्य प्रदेश से ज़्यादा। इसका रीज़न भी, एक तो पंजाब में जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी, जो पंजाब की ज्योग्राफी, फिज़िकल कंडीशन कुछ इस तरीके से हैं कि वहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति जो हुई थी, उसका लाभ भी पंजाब को, उसका भी बेनिफिट पंजाब को बहुत ज़्यादा मिला था। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकेंड हमें दिया है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन इन मध्य प्रदेश, मतलब जो मध्य प्रदेश में जो अंडर कल्टीवेशन जो एरिया है कि भाई इतने हेक्टेयर जो है वो हम गेहूँ लगा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल एरिया है जिसमें वीट का प्रोडक्शन किया जाता है वो पंजाब से ज़्यादा है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही है। पहले रिसेंटली क्या था, आज से कुछ साल पहले जो मध्य प्रदेश में जो ओवरऑल जो हेक्टेयर थे जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता था वो कम है, बट अभी धीरे धीरे मध्य प्रदेश के लोग भी जो है उन्होंने गेहूँ लगाना शुरू किया है और ये पंजाब से ज़्यादा जो है वो हेक्टेयर में अब वहाँ पे मध्य प्रदेश में गेहूं जो है उसका प्रोडक्शन उगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करें उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो स्टूडेंट 2021 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अभी भी अप टू द मार्क नहीं है, उन स्टूडेंट्स के लिए ओनली आइस लेकर आ रहा है तेजस 2021 बैच। ये प्रीलिम्स स्पेशल बैच है, हिंदी में भी अवेलेबल होगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा। 22 फरवरी 2021 से शुरू हो रहा है।
इस कोर्स के जरिए आप एक प्रॉपर शेड्यूल, प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक राइट डायरेक्शन में काम करके अपनी प्रिपरेशन को एक एज दे सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप video.onlyis.in विजिट करिए या फिर आप इन दिए गए नंबरों के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है वो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से रिलेटेड दिया है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल। हमें पता है कि भाई हमारे इंडिया में भी जो है वो कच्चे तेल का प्रोडक्शन होता है, जैसे मुंबई हाइज है या फिर अपन ने असम के अंदर है, दिग्बोई है, वहाँ पे और भी बाकी जगह हैं जैसे जैसलमेर है, वहाँ पे भी ये क्रूड प्रोडक्शन होता है। पहला स्टेटमेंट हमें दिया है कि हमारे जो इंडिया में जो डोमेस्टिक जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है वो कॉन्टिन्यूसली पिछले 5 सालों से डिक्रीज हो रहा है, धीरे 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 जो है वो गिर ही रहा है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि हमें बाहर के देश हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यहाँ से हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है और फिर हमें उनको पैसे भी देने पड़ते हैं। इससे हमारी जो है फाइनेंशियल जो कंडीशन है उन पे भी जो है वो स्ट्रेन आता है, उनमें भी जो है वो प्रेशर आता है। स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है कि ओपन एक्रिलेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में दिया है, OLAP। पहले हमें OALP यानी कि ओपन एक्रिलेज लाइसेंस जो प्रोग्राम है या पॉलिसी उसको समझना जरूरी है। देखिए पहले क्या होता था कुछ साल पहले तक कि सरकार जो है वो डिसाइड करती थी कि भाई हम जो है ये ब्लॉक्स जो है, सरकार मतलब ऐसे बोलती थी कि हम इन एरियाज़ में अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे आप जो है हाइड्रोकार्बन का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो है वो ड्रिल करके गैस निकालिए, तेल निकालिए, जो निकालना है निकालिए। बट कंडीशन ये थी कि सरकार जो है वो उसमें वहाँ पे बिडिंग करती थी। पहले सरकार जो है वो सबसे जो है वो फॉर्म भरवाती थी, सरकार खुद बोलती थी कि हम जो है वो इतने जो है ब्लॉक्स उनके लिए इन्विटेशंस अप्लाई मतलब एप्लीकेशन जो मांग रहे हैं। बट अभी क्या है कि ये जब से नई पॉलिसी आई है OALP, इसमें क्या है कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जैसे बड़ी बड़ी मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, अब रिलायंस को कहीं लगता है कि राजस्थान के अंदर जो है रिलायंस को लगता है, उनके सोर्सेज से उन्हें लगता है कि भाई राजस्थान के अंदर जो है जैसलमेर में तेल हो सकता है, तो वो सरकार के सामने अपना जो है वो एप्लीकेशन खुद ही ऑटोमेटिकली सबमिट कर देंगे अपने आप ही। उन्हें ज़रूरत नहीं है कि सरकार जो है वो बिड के लिए बोली इनवाइट करे, वो खुद ही जो है अपना फाइल कर देंगे कि भाई हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमें यहाँ पे तेल निकालना है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या हमारी जो रिसर्च के बाद हमें इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिली है। ठीक है, तो ये ओपन एक्रिलेजिंग लाइसेंस पॉलिसी है। तो ये क्या है, सिर्फ ये जो नए जो अलोकेटेड ब्लॉक्स हैं, अभी जो रिसेंटली जो अलोकेटेड हुए हैं ये पॉलिसी आने के बाद, उन पे ही एप्लीकेबल हैं। ऐसा नहीं है ओल्ड अलोकेटेड ब्लॉक पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अब किसी को 1990 में मान लीजिए कि ब्लॉक अलॉट हुआ तो उसको ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप ये डायग्राम यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर के अंदर जो मेंशन किया हुआ है ये ऑयल को रिप्रेजेंट करता है कि माइनस में चल रहा है, -0.6, -0.2, -0.9, -1.4, -2.5, तो कंटिन्यूसली जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्टार प्रोजेक्ट, अभी न्यूज़ में था स्टार प्रोजेक्ट, तो आप इसको फुल फॉर्म ना भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। स्टार प्रोजेक्ट जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, इतना आपको पता होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट दिया है कि नीति आयोग से रिलेटेड, नहीं भैया ये नीति आयोग से रिलेटेड नहीं है, नीति आयोग लॉन्च नहीं कर रहा है, ये वर्ल्ड बैंक जो है उसने लॉन्च किया है। कोलैबोरेशन कौन कर रहा है इसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, जिसका कि पुराना नाम जो है वो MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो मिनिस्ट्री थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो। ठीक है, सेकंड दिया है कि ये जो है वो सारे स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं उनके अंदर जो है अप्लाई होगा, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत है, ये कहीं पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 6 अभी इसको एज ए ट्रायल बेसिस पे चलाया जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 हमारे जो है करेक्ट है। हमारा सिर्फ कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस स्टार प्रोजेक्ट में क्या होगा कि जो स्कूल वगैरह जो हैं वहाँ पे क्या होगा कि एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे जो है वो टीचर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छे से करवाई जाए, या फिर जो बच्चे हैं आज जो स्कूल में पढ़ रहे हैं कल उन्हें वर्क फोर्स में शामिल होना है, कल को वो कोई नौकरी करेंगे तो कौन सी जॉब जो करें, कौन सी उनके अकॉर्डिंग है, सूटेबल है। ठीक है, और मैनेजमेंट जो है वो उसको कैसे इम्प्रूव करें, तो ये करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो खोलोंगचू प्रोजेक्ट से रिलेटेड दिया है। ये किस किस के बीच में है, ये है इंडिया और भूटान के बीच में है। स्पेशल चीज़ यहाँ पे क्या है कि ये पहला जॉइंट वेंचर है, इंडिया और जो भूटान है दोनों बराबरी की हिस्सेदारी है इसमें, दोनों जो है वो कोलैबोरेट करेंगे।
इससे पहले क्या होता था कि भूटान के पास अपना कोई टेक्निकल जो है एक्सपर्टीज़ नहीं था भूटान के पास, उनके पास वहाँ जो इंजीनियरिंग जो कंपनीज़ है उनको ये सब नहीं आता था, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बट अभी भूटान ने भी जो है कैपेसिटी डेवलप कर ली है। इससे पहले क्या होता था कि हमारे इंडिया के इंजीनियर ही वहाँ जाते थे, वो भूटान में रहते थे, वही उनका हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट वो पूरा बना के कंप्लीट करके और उनको चालू करके दे के आते थे। बट अभी भूटान वालों ने भी सीख लिया है कि कैसे बना सकते हैं हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है। तो ये पहला जॉइंट वेंचर है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बराबरी की हिस्सेदारी, इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई इशू हो, कोई क्लैरिफिकेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओनली आई से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।